Hi everyone, welcome to this sixth part and final part of this chapter that is demand and supply analysis. तो हम स्टार्ट करने वाले थे लॉन्ग रन कॉस्ट थ्योरी की। देखिए लॉन्ग रन वो होता है जहाँ पे सारे जो इनपुट्स होते हैं, सारे जो इनपुट्स यूज़ हो रहे हैं फॉर दी प्रोडक्शन पर्पस, सारे के सारे वेरिएबल होते हैं। दैट मीन्स यू कैन चेंज, अगर आपको प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है आप ज़्यादा कैपिटल ज़्यादा लेबर दोनों को चेंज कर सकते हो। जब भी फर्म चेंज करती है अपने स्केल ऑफ प्रोडक्शन को लॉन्ग रन में, इट मेंटेन्स अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ द इनपुट्स गिवन बाय MPL बाय W। सिंपल से कहने का मतलब है कि एक रेशियो मेंटेन करके चलती है कि लेट से 1:10 की रखनी है, कैपिटल टू लेबर रेशियो रखनी है, तो वो एक रेशियो मेंटेन करके चलती है जिससे कि हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट हो ज़्यादा से ज़्यादा, कि हम पर कैपिटल हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको मैक्सिमाइज कर पाए, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिल पाए, डिवीजन ऑफ लेबर हो पाए, जैसे हमने लास्ट शॉर्ट रन में भी पढ़ा था। यहाँ पे एडवांस चीज़ क्या है? एडवांस यहाँ पे यह है कि यहाँ पे आप कैपिटल को भी अगर एक लिमिट के बाद अगर लेबर बढ़ाने से प्रोडक्शन कम हो जाती है, जैसे हमने पढ़ा, तो उस लेबर की प्रोडक्टिविटी और बढ़ाने के लिए हम और कैपिटल को और मशीन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट्स द होल पॉइंट है। और यहाँ पे हम कैपिटल को बढ़ाते हैं, दैट्स नोन एज इंक्रीजिंग द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि सारे यूनिट्स को, सारे इनपुट्स को एक प्रोपोर्शन में बढ़ाते हैं। लेट्स से 2:1, लेट्स से जैसे हमारे एग्जांपल में एक मशीन थी जिसमें 4 लोग लग सकते हैं और 1 कैपिटल लगती है। तो अगर मैं इसी रेशियो को मेंटेन करते हुए, लेट्स से मैंने 8 लेबर रखे और 2 मशीन्स रखी, तो मेरा स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, बट रेशियो 4:1 ही रहेगी, सच दैट कि डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन का मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट बेनिफिट उठा पा रहा हूँ। ठीक है ना। शॉर्ट रन में क्या होता है? फर्म चूजेस द ऑप्टिमम प्लांट टू प्रोड्यूस इट्स टारगेट आउटपुट। मुझे आउटपुट बनाना है, मेरी कॉस्ट जहां कम से कम होगी मैं वो बनाऊंगा, जहाँ पे एवरेज कॉस्ट आपकी कम से कम आएगी। एवरेज कॉस्ट AC MC और ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि ये प्लांट का बेस्ट तो यहाँ पे है, ये प्लांट का बेस्ट तो यहाँ पे है, ये प्लांट का बेस्ट तो यहाँ पे। मैं देखूंगा मेरी प्रोडक्शन के हिसाब से कौन सा प्लांट बेस्ट रहेगा, तो अकॉर्डिंगली मेरे हिसाब से सबसे इनमें से मुझे इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, तो इतनी क्वांटिटी पे सबसे कम कौन सा प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है, मैं ये वाले प्लांट को मैं चूज करूंगा। सो ऑप्टिमम ये नहीं बताएगा कि उस ऑप्टिमम का मिनिमम क्या है, मुझे देखना है मेरी प्रोडक्शन के हिसाब से मिनिमम जो प्रोडक्शन दे सकता है, कॉस्ट दे सकता है, वो मैं चूज करूंगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल या फिर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इसमें क्या होता है? एक नया शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो होते हैं वो बनते हैं, जो कि बिलो होते हैं पुराने वाले से। जैसे जैसे आप और कह सकते हैं कि और आप मशीन्स लाते हो और मशीन के अकॉर्डिंगली आप लेबर को इंक्रीज करते हो, आपकी जो कॉस्ट है वो कम होने लग जाती है। पहले आपका ये शॉर्ट रन एवरेज कर्व था, अब आपका ये कॉस्ट कर्व हो गया, ये कॉस्ट कर्व हो गया, और इनको जब कंबाइन करते हैं दैट्स नोन एज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। दिस इज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, जो हम अब तक शॉर्ट रन में स्टडी करते थे, ये वाला कर्व, ये वाला कर्व। अब आप कर्व को ही पूरा शिफ्ट कर पा रहे हो। वाई? बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब आप कैपिटल को चेंज कर पा रहे हो। इससे फायदा क्या होता है? स्पेशलाइजेशन होती है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर आप ज़्यादा परचेजेस करते हो तो उस केस में आपको बल्क डिस्काउंट मिलता है, तो आपकी कॉस्ट ओवर द टाइम कम होती जाती है। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, आपको न्यू टेक्नोलॉजी मिलती है। फिर आती है डिसइकोनॉमीज टू स्केल। अगर आप जो नया एवरेज कॉस्ट बनती जा रही है वो अगर हाई बनती जा रही है, इसका मतलब कि डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल हो रहा है, आपकी प्रोडक्शन करने से आपकी एवरेज कॉस्ट बढ़ती जा रही, तो यहाँ पे आपको स्टॉप हो जाना चाहिए, इससे पहले चीज़ें हो। जनरल मोटर्स एक्सपीरियंस दिस ऑन अकाउंट ऑफ स्केलिंग अप टू मच टू फास्ट। वो बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा फास्ट, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर ली थी कि उनकी सेल ही नहीं हो पा रही थी। तो क्या हुआ? वो सारी प्रोडक्शन, सारी कॉस्ट कटिंग वेस्ट गई, उन्हें अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को कम करना पड़ा ताकि वो सेल आउट हो। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, क्या आपका ये कांस्टेंट रहेगा? आई थिंक हेयर नो एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड। आगे बात करते हैं। एक फर्म इनिशियली इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है, फिर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होता है, और फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है। डिक्रीजिंग रिटर्न्स, इंक्रीजिंग रिटर्न्स मतलब में कॉस्ट कम हो रही है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स, आपकी रिटर्न बढ़ रही है ना। रिटर्न कैसे बढ़ती है? कॉस्ट कम करने। कांस्टेंट रिटर्न एंड डिक्रीजिंग रिटर्न। यहाँ पे शेप को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मत समझना, मेक श्योर यू आर एक्चुअली थिंकिंग व्हाट यू आर सेइंग। कुछ नहीं कि ये हो रहा है मतलब डिक्रीजिंग, ये हो रहा है मतलब इंक्रीजिंग। डोंट थिंक लाइक दैट। डिक्रीज हो रहा है, कॉस्ट कम हो रही है, रिटर्न ज़्यादा, इंक्रीजिंग रिटर्न। दैट्स हाउ द माइंड शुड वर्क।
इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, देखो परफेक्ट कंपटीशन के बारे में थोड़ा सा हिंट दूंगा, बाकी आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। परफेक्ट कंपटीशन वो होता है जहां पे आप सिमिलर प्रोडक्ट सेल करते हो, सिमिलर क्या, एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट सेल करते हो जो आपका कॉम्पिटिटर सेल कर रहा है। यहाँ पे आप प्राइस को चेंज नहीं कर सकते, प्राइस आपका वही रहेगा, यू कांट चेंज द प्राइस, एंड एट अ गिवन प्राइस यू कैन सेल एज मेनी यूनिट्स एज यू वांट। So in a perfect competition, firms operate at the lowest point in the LRAC. तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व में फर्म्स यहाँ पे काम करती हैं, ठीक है ना। इसे कहते हैं मिनिमम एफिशिएंट स्केल या फिर ऑप्टिमम फर्म साइज, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ डिस्काउंट देके, कुछ ऑफरिंग देके, एक यूनिक प्रोडक्ट निकाल के आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। आपको बेचना है तो बेचोगे कैसा, सबके सब सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आप सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कब कमाओगे, जब आपकी कॉस्ट सबसे कम होगी। ब्रेक इवन और शट डाउन पॉइंट, सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां पे आपकी जो कॉस्ट है और आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल हो रही है, और शट डाउन पॉइंट मतलब ऑब्वियसली एक ही बात होती है, ब्रेक इवन एंड शट डाउन पॉइंट। हाउ दिस थिंग वर्क्स, एनालाइज की कितनी कॉस्ट साइड हम बात करते हैं, कॉस्ट साइड हमने बात कर ली, और रेवेन्यू साइड। रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करें, ऑल्दो दिस डिफरेंशिएशन ऑल दीज थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड, बट उस तरीके से हमारा फॉर्मूला आया था ईडी का, जो कि मैंने बताया था कि आपको याद करना पड़ेगा। सो विद दिस डिफरेंशिएशन यू कैन एक्चुअली नो हाउ दिस थिंग एक्चुअली वर्क्स, ठीक है ना। परफेक्ट कंपटीशन क्या होती है, जहां पे बहुत सारे बायर्स, जहां पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं और बहुत सारे बायर्स होते हैं, सच दैट कि एक बायर या एक सेलर प्राइस को इम्पैक्ट नहीं कर सकता। सेलिंग होमोजीनियस, एक जैसे प्रोडक्ट्स विद फ्री एंट्री एंड एग्जिट, जिसको आना है अपना बिजनेस स्टार्ट करो, जिसको एग्जिट करना है वो एग्जिट करो इन द लॉन्ग रन। हेंस फर्म्स आर प्राइस टेकर्स, वो एक प्राइस टेक करते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिमांड एंड सप्लाई, और वो प्राइस को चेंज नहीं कर सकते। प्राइस इज फिक्स्ड बाय द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री डिसाइड करती है। इंडस्ट्री मतलब सारे बायर्स और सारे सेलर्स मिलकर डिसाइड करते हैं किस प्राइस पे, बाय डिमांड सप्लाई पे वी आर गोइंग टू सेल आवर प्रोडक्ट। AD इज इक्वल टू AS एंड इज एक्सेप्टेड बाय ऑल दी फर्म्स। जैसे कि ये सप्लाई है, ये डिमांड है, ये एक प्राइस डिसाइड हुआ, और इस प्राइस पे एक फर्म जितनी मर्जी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकती है। और जैसे कि प्राइस हो गया, एवरेज रेवेन्यू हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू हो गया, सारे कांस्टेंट होंगे और टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा एट अ कांस्टेंट रेट। अगला आता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन वो होता है जहां आप ज़्यादा बेचने के लिए प्राइस को कम कर सकते हो। इन शॉर्ट, इनको इम्परफेक्ट में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो कि हम आने वाले चैप्टर्स में करेंगे, बट इम्परफेक्ट का सिंपल सा मतलब आप समझ लो, ज़्यादा आप सेल करना है तो प्राइस को कम करते जाओ, ठीक है ना। फर्म्स फेस डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, ऑब्वियसली डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व इसमें बनेगी। स्लोप लेस देन 0 होगी, MR लेस देन प्राइस होगा। सपोज ये एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन से आप 1 2 3 4 5 6 जितने आप बनाना चाहो बना सकते हो। एंड आफ्टर प्लॉटिंग दीज, आप जब एक टेबल बनाओगे तो टेबल से आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी सेल करनी है तो आपको एवरेज प्राइस, आपका जो प्राइस होगा वो आपको कम करना पड़ रहा है, ठीक है ना। ऑब्वियसली अगर एवरेज अगर गिर रहा है, एवरेज कैसे गिरता है, जब प्राइस उससे भी नीचे हो, तो MR इज डाउन। आप, मैंने तीसरी बार आई थिंक आई एम एक्सप्लेनिंग दिस थिंग, इफ यू हैव नॉट गॉट दिस पॉइंट आई एम एक्सप्लेनिंग यू वंस अगेन। MR इज लाइक अ प्राइस एंड AR इज लाइक उसका मूविंग एवरेज। एवरेज रेवेन्यू इज लाइक मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज अगर ऊपर है तो प्राइस कहाँ पे होगा, उसके नीचे होगा। तो दिस इज हाउ दिस इज डन। एंड टोटल रेवेन्यू क्या होगा, आपका रेवेन्यू बढ़ते जाएगा, लेकिन बढ़ने की स्पीड कम हो जाएगी। क्यों स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि आप ज़्यादा बेचने के लिए आप प्राइस को कम कर रहे हो। और पिछले परफेक्ट कंपटीशन में दिस वाज अ कांस्टेंट लाइन, क्योंकि आप उसी रेट पे उतना बेचते जा रहे हो, ठीक है ना। ब्रेक इवन पॉइंट वहां होता है जहां पे प्राइस, जहां पे प्रॉफिट आपका 0 होता है, जहां पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट इक्वल होते हैं, प्राइस एवरेज कॉस्ट के इक्वल होती है, तीनों एक ही बात होती है। शट डाउन पॉइंट वो होता है जहां पे आप अपना बिजनेस बंद कर देते हो। देखिए, दो चीजें होती है, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। मैं अगर कोचिंग सेंटर रन कर रहा हूँ और मेरा 20,000 पर मंथ अगर रेंट है, 20,000 पर मंथ रेंट है, और मैं आपको अगर लेट्स से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ, दैट इज पर स्टूडेंट आई प्रोवाइड स्टडी मटेरियल वर्थ 2,000 रुपीज़। इस रेंट को छोड़ के लेट्स से मैं आपसे फीस लेता हूँ 1,500 रुपीज़, मैं अपनी बुक्स की कॉस्ट ही कवर नहीं कर पा रहा, दैट्स नोन एज अ शट डाउन पॉइंट। अगर आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट, 2 स्टूडेंट्स पढ़ाऊंगा 4,000, 3 स्टूडेंट्स पढ़ाऊंगा 6,000, 10 स्टूडेंट्स पढ़ाऊंगा 20,000, ये कॉस्ट वेरिएबल है। जब आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट ही कवर नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स आपको बिजनेस बंद कर देना चाहिए। अगर आप ये वेरिएबल कॉस्ट, लेट्स से मैं 2,500 रुपीज़ चार्ज करता हूँ और मेरे पास कितने स्टूडेंट्स चाहिए ब्रेक इवन करने के लिए,
प्लीज़ कैलकुलेट करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कितने स्टूडेंट्स मुझे चाहिए इसको ब्रेक इवन करने के लिए। लेट्स सी कौन कितना इसमें दिमाग लगा रहा है। तो अगर मैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रहा हूं तो दैट्स नॉट अ शट डाउन पॉइंट। इसे कहते हैं कि हाँ, बिजनेस को चलाओ, थोड़ा एक्सपैंड करो, हो सकता है कवर हो जाए, ज़्यादा स्टूडेंट्स आने से मैं इस चीज़ को कवर कर पाऊंगा। लेकिन अगर मेरे वेरिएबल कॉस्ट को ही कवर नहीं कर पा रहा, दैट्स अ शट डाउन पॉइंट, बिजनेस को बंद कर देना चाहिए। तो यहाँ पे एक सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में दिया हुआ है कि अगर प्राइस अगर कम है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, या टोटल रेवेन्यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट से कम है, या फिर लॉसेज आपके फिक्स्ड कॉस्ट से ज़्यादा है, मेरी 20,000 की रेंट जा रहा है और मेरा जो लॉसेज आ रहा है, लॉसेज मेरा 20,000 से ज़्यादा आ रहा है। इन लॉन्ग रन ऑल कॉस्ट्स आर वेरिएबल एंड हेंस ब्रेक इवन पॉइंट एंड शट डाउन पॉइंट सेम होते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब कह सकते हैं कि जैसे मैंने बताया कि आप ऑलमोस्ट आप इक्वल पे निकल रहे हो, ठीक है ना। सो इफ फर्म इज हैविंग लॉसेज इन द लॉन्ग रन इट शुड शट डाउन। कि अगर लॉन्ग रन में भी अगर आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहे, बिजनेस बंद करना इज अ वाइज डिसीजन, जिससे आप अपनी लाइबिलिटीज एसेट को बेचो, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करो और शेयर होल्डर्स को जो भी है दे दो। बिजनेस करके शेयर होल्डर्स की वेल्थ को डिस्ट्रॉय मत करो। होपफुली द होल चैप्टर इज समराइज्ड इन अ वेरी easy way, and hopefully you liked the video. Thank you. Bye bye.